हेलो दोस्तों, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के लिए अंतिम समय में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर हमारी टीम के द्वारा बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि बीपीएससी 67 और सीडीपीओ में जो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें किन किन सेक्शन की क्या भूमिका होती है, किस सेक्शन पे कितना महत्वपूर्ण, कौन सा सेक्शन कितना महत्वपूर्ण है, किस पे कितना फोकस करने की आवश्यकता है, सारी बातों की चर्चा हुई थी। उसी क्रम में हम लोगों ने बताया था कि एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि किस सब्जेक्ट में किस रूप में रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि आपके एग्जामिनेशन बहुत बेहतर हो सके। इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा इतिहास से संबंधित एक वीडियो आप डाला गया था। इतिहास से संबंधित सारी जानकारियां प्रोवाइड की गई थी कि इतिहास पेपर की तैयारी कैसे की जाए, किन बिंदुओं पे ज्यादा फोकस किया जाए। इसी सीरीज के क्रम में आज हम लोग के द्वारा साइंस की सीरीज लाई गई, जिसमें बताया जाएगा कि साइंस में किन किन बिंदुओं पे अंतिम समय में रणनीति बनाई जाए और किन बिंदुओं से अधिकांश प्रश्न आते हैं, और अंतिम समय में साइंस के सेक्शन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। आइए इन्हीं सब बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन दिए जा रहे हैं, उनमें पिछले 5 एग्जामिनेशन का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे साइंस के किस सेक्शन से किन किन बिंदुओं से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किसका कितना वेटेज है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। फिर देखेंगे साइंस में किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक पर अंतिम समय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी सीरीज में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 60 से 62वीं से लेकर 66वीं तक साइंस से किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसको एक बार देख लेने के बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि साइंस में कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से सेक्शन में क्या क्या बिंदु हमें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 60 से 62वीं की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे भौतिकी के संदर्भ में देखेंगे एक प्रश्न पूछा गया था। फिर 63वीं में जाएंगे तो भौतिकी से 3 प्रश्न पूछा गया था। 64वीं में जाएंगे तो 9 प्रश्न पूछे गए थे। 65वीं में जाएंगे तो 8 प्रश्न पूछे गए थे और 66वीं में जाएंगे तो पुनः 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो कम ओवेश देखेंगे तो अंतिम 2-3 एग्जामिनेशन में भौतिकी से सर्वाधिक प्रश्न है, बाकी 1-2 पीछे जाएंगे उसकी तुलना में। इसी प्रकार केमिस्ट्री में देखिए 60 से 62वीं में 9 क्वेश्चन, 63वीं में 13 क्वेश्चन, 64वीं में मात्र 2 क्वेश्चन, 65वीं में 10 क्वेश्चन और 66वीं में 8 क्वेश्चन। इसी प्रकार जीव विज्ञान में आते हैं तो देखेंगे 60 से 62वीं में 10 क्वेश्चन, 63वीं में 4 क्वेश्चन, 64वीं में 9 क्वेश्चन और 65वीं में 10 क्वेश्चन और 66वीं में 12 क्वेश्चन। ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं तो साइंस में देखिए 60 से 62वीं में 20 क्वेश्चन, 63वीं में 20 क्वेश्चन, 64वीं में 20 क्वेश्चन, 65वीं में 28 क्वेश्चन और 66वीं में 28 क्वेश्चन। इस टेबल को देखने के बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि इन साइंस के तीनों सेक्शनों में सबका वेटेज ऑलमोस्ट समान है। कभी फिजिक्स से ज्यादा प्रश्न है तो कभी केमिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न है तो कभी बायो वाले सेक्शन से ज्यादा प्रश्न है। और ओवरऑल देखेंगे तो 60 से 62वीं, 63वीं और 64वीं में जहां साइंस से कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 65वीं और 66वीं में जाएंगे तो लगभग 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी साइंस का वेटेज बढ़ा है। इसी क्रम में साइंस में किन किन बिंदुओं पे चर्चा करें, कौन से हमारे अंतिम समय में बेहतर हो सकते हैं, उसी की चर्चा हम लोग एक एक करके करते हैं। हम लोग देखेंगे भौतिकी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता है, रसायन विज्ञान में कौन कौन से सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता है और जीव विज्ञान में कौन कौन सा सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता है। तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इन तीनों साइंस में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस भौतिकी वाले सेक्शन में, फिजिक्स वाले सेक्शन में। देखिए फिजिक्स में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन अंतिम समय में इन 5-6 बिंदुओं पे आपकी चर्चा बहुत ही बेहतर होगी। और 5-6 सेक्शन यदि आप कवर करते हैं तो भौतिकी में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उम्मीद करते इसी सेक्शन से आएंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा मापन का होता है, मेजरमेंट। इसमें एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस भौतिक राशि की इकाई क्या होती है। लगभग देखेंगे इसमें 20 से 25 भौतिक राशियां जो इंपॉर्टेंट है, उसमें मूल मात्रक हो या व्युत्पन्न मात्रक हो या भौतिक राशियां हो, इनमें 20 से 25 भौतिक राशि के आप मात्रक याद रखिएगा। उम्मीद करते उससे प्रश्न बन जाएंगे। कभी कभी बीमा से आता है तो वो जनरली
एक आध बीमा से क्वेश्चन आ जाते हैं। और तीसरा इसमें देखेंगे पूछा जाता है ये मेजरमेंट की इकाई, नैनोमीटर वाले, हेक्टोमीटर वाले, फेम्टोमीटर वाले, ये सब सेक्शन आप मेजरमेंट में देख लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रकाशिकी, जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। इस प्रकाशिकी में याद रखिएगा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या है, और गुण में भी देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का गुण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इन सभी का दैनिक जीवन में क्या एग्जाम्पल देखने को मिलता है, उससे संबंधित आपके प्रकाश वाले चैप्टर में पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरे चैप्टर में आएंगे ध्वनि तरंग, प्रकाश की तरह ध्वनि से भी देखेंगे ध्वनि क्या है, ध्वनि के क्या क्या गुण है, ध्वनि के क्या क्या लक्षण है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे ध्वनि या ध्वनि तरंग से पूछे जाते हैं। फिर चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे विद्युत और चुंबक या चुंबक की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह में हम लोग थोड़ा सा चार्ज की आवेश की बात करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। फिर देखेंगे इस विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उन 4 पदार्थों में चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, अतिचालक क्या होता है, ये सब मुख्य बिंदु एक बार देख लेंगे। इसी प्रकार चुंबक में भी देखेंगे चुंबक होता क्या है, चुंबक में सर्वाधिक गुण कहाँ पे होता है, चुंबक का किस सिरा किस तरफ घूमता है। फिर इसी प्रकार देखेंगे चुंबक में के गुण को कैसे समाप्त किया जा सकता है, और चुंबक के आधार पे चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को कितने भाग में बांटते हैं, ये सब चीजें आपको इस चुंबक वाले चैप्टर में पूछे जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पदार्थों के सामान्य गुण। इसमें देखिएगा बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ प्रमुख गुण पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, फिर श्यानता की बात करते हैं, केशिकत्व की बात करते हैं, द्रवों में दाब की बात करते हैं, पल्लवन की बात करते हैं। ये सब पदार्थ के गुण हैं, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में इसके उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, वो चीजें पूछी जाती है। फिर आपको लास्ट में मिसलेनियस बारे में देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से भौतिकी, आधुनिक भौतिकी की बात हम लोग करते हैं, जिसमें आपको साइंटिस्ट के बारे में किसकी खोज किसने किया था, किस विद्वान की तरफ कौन सा सिद्धांत दिया गया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, इस टाइप के प्रश्न या करंट में उस विद्वान के द्वारा इस फिजिक्स के क्षेत्र में कोई प्राइज वगैरह मिला है या किसी ने बेहतर खोज किया है, उससे संबंधित आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अंतिम समय में इन चैप्टरों को एक बार रिवीजन कर लेंगे, निस्संदेह आपको भौतिकी में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि रसायन शास्त्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं। तो देखिए इस रसायन शास्त्र की हम लोग बात करें तो रसायन शास्त्र में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग थोड़ा इसकी भी चर्चा करते हैं, कहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपको याद रखना है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु होता क्या है, परमाणु को देखें कितने भाग में बांटा गया है, इसी परमाणु के आधार पर परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ये सब चीजें आपको परमाणु संरचना में पढ़ना है। इस परमाणु संरचना के बारे में 2-4 विद्वान ने क्या क्या सिद्धांत दिया है, जिसमें पॉली अपवर्जन सिद्धांत, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत, हुंड्स रूल, हुंड का नियम, ये सब चीजें आपको परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ना है, जो आपको अंतिम समय में लाभ कराएगा, लाभ देगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा चैप्टर है हमारे पदार्थों का वर्गीकरण। देखेंगे इस रसायन शास्त्र में पदार्थों को 3 भाग में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण में। ये वर्गीकरण में देखना है कि तत्व के क्या गुण है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं। यौगिक के बारे में ज्यादा विशेष जानकारी नहीं, यौगिक से प्रश्न न के बराबर पूछे जाते हैं। फिर मिश्रण में आएंगे तो मिश्रण को पृथक करने की कितनी विधियां हैं, कौन सा हमारा समांग मिश्रण है, कौन सा हमारा विसमांग मिश्रण है, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी का गुण या खोज किसने किया, वर्तमान समय में किस किस पदार्थ में रेडियो सक्रियता गुण पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ से कौन सी किरणें निकलती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं अल्फा, बीटा और गामा, इन किरणों की क्या विशेषताएं हैं, अर्ध आयु क्या होती है, ये सब चीज आप रेडियो सक्रियता में एक बार देखेंगे, निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार चौथा चैप्टर हमारा रासायनिक बंधन है, केमिकल बॉन्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे
जाते हैं। बस एक बार आपको देख लेना है 2-4 यौगिक के बारे में, किसमें आयनिक बंधन बनता है, किसमें सहसंयोजक बंधन बनता है और किसमें उप सहसंयोजक बंधन बनता है। ये एक बार रिवीजन कर लेना है। 5वां इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अम्ल, क्षार तथा लवण। इससे निसंदेह बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्ल क्या होता है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, कौन सा वीक एसिड है यानी कि कमजोर अम्ल है, देखेंगे। इसी प्रकार क्षार में कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा हमारा कमजोर क्षार है। और इसमें देखेंगे बहुत सारे अम्ल के उपयोग भी पूछे जाते हैं। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, इसका पीएच मान क्या होता है और इसके उपयोग कहाँ होते हैं। उस तरह क्षार का पीएच मान क्या होता है, इसके उपयोग कहाँ होते हैं। लवण में भी देखेंगे, तो लवण के तो पीएच मान हम लोग जनरल जानते हैं कि साल्ट है तो जनरली क्या होंगे 7 होंगे। और इसके बहुत सारे लवण जो हम लोग देखेंगे पाए जाते हैं, उसके क्या गुण है, क्या उपयोग है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये सारी चीज देखेंगे आपको केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार देखिए ये छठे जो सेक्शन से जो स्टार्ट हो रहा है, छठा से लेकर देखेंगे ये 9th चैप्टर तक आपका इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। अकार्बनिक रसायन में 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक है आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं, जो भी देखेंगे लेटेस्ट आवर्त सारणी, पिछले वाले नहीं पढ़ना है। लेटेस्ट आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा दिया गया था, उस आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर कौन कौन से कैरेक्टर बदलते हैं, बस उस कैरेक्टर को एक बार देखना है। इसी प्रकार देखेंगे तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तो धातु के क्या गुण है, अधातु के क्या गुण है, कौन से धातु में कौन से गुण पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है। फिर अगले चैप्टर में धातु और अधातुओं के प्रमुख यौगिक एवं उनके गुण, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट धातु, सोडियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, यूरेनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, ये सब कुछ प्रमुख धातुएं और इनके यौगिक जिनके नाम क्या है और इनके क्या यूज है, ये एक बार आपको लास्ट समय में रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे इंपॉर्टेंट अधातु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये सब जो इंपॉर्टेंट आपके धातु है, इसके क्या यौगिक हैं और इसकी क्या विशेषता या गुण है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और लास्ट में अकार्बनिक रसायन में आप देखिएगा मानव निर्मित पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ में 2 ही पढ़ना है। हमारा शीशा क्या होता है, शीशे के निर्माण में कौन कौन से तत्व या यौगिक भाग लेते हैं और शीशे कितने प्रकार के होते हैं और किस शीशे या ग्लास का उपयोग कहाँ होता है, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरा मानव निर्मित पदार्थ सीमेंट होता है, इस सीमेंट के क्या विशेषताएं हैं, सीमेंट में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस सीमेंट के क्या गुण हैं, ये सब पूछे जाएंगे। और लास्ट में प्रमुख ईंधन इस अकार्बनिक रसायन में। प्रमुख ईंधन में याद रखना है, ईंधन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिनमें जैविक ईंधन की बात करते हैं, जैव ईंधन की बात करते हैं, आणविक ईंधन की बात करते हैं, ये सब बहुत सारे ईंधन के टाइप है। तो कौन से ईंधन में कौन सा तत्व मिला हुआ है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग रसायन शास्त्र में कार्बनिक रसायन को देखेंगे तो कार्बनिक रसायन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहला कार्बनिक रसायन में इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी कि जितने भी हमारे कार्बन के यौगिक है उसको कितने भाग में बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 भाग हम लोग पढ़ते हैं, एक को एरोमेटिक बोलते हैं, दूसरे को एलिफेटिक बोलते हैं। तो कौन से एलिफेटिक के अंतर्गत आते हैं, कौन से एरोमेटिक के अंतर्गत आते हैं, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, एक बार देख लेना है। एरोमेटिक का क्या कैरेक्टर है, गुण है, और एलिफेटिक का क्या गुण है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रमुख कार्बनिक यौगिक चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उनके क्या प्रमुख गुण हैं और उसका कहाँ उपयोग होता है, ये चीजें पूछी जाएंगी। जैसे बेंजीन के बारे में, मीथेन के बारे में, या देखेंगे एथेन के बारे में, फिर जाएंगे तो आपको फॉर्मिक एसिड के बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में, ये सब जो हमारे कार्बनिक यौगिक है उसके गुण और उपयोग पूछे जाते हैं। इसी कार्बनिक यौगिक में अभिक्रियाशील समूह जोड़ देते तो बहुत सारे अन्य नाम भी हो जाते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब जो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक है इसके गुण और उपयोग पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ प्रमुख विस्फोटक यानी बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग विनाश के रूप में भी करते हैं, चट्टानों को तोड़ने में भी करते हैं, जिसमें हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं,
या देखेंगे डायनामाइट की बात करते हैं, आरडीएक्स की बात करते हैं, ये सब कुछ प्रमुख विस्फोटक है, उसके क्या यूज है, उससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। इसमें एक और देखेंगे लास्ट में साबुन तथा अपमार्जक। साबुन क्या होता है, साबुन कैसे बनता है और कौन से साबुन मृदु जल के साथ झाग बनाता है, कौन से कठोर जल के साथ, इसकी क्या विशेषता है। ठीक इसी प्रकार अपमार्जक के बारे में, अपमार्जक में कौन कौन से तत्व या यौगिक मिले होते हैं, इससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। और लास्ट में देखेंगे इस रसायन शास्त्र में विविध वाले सेक्शन में रसायन शास्त्र के अंतर्गत जो भी बहुत सारे उपकरण है, उस उपकरण के द्वारा क्या मापा जाता है, बहुत सारे रासायनिक यौगिक या रासायनिक यौगिक है, उसका खोज किसने किया था, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये हमारा था रसायन में लास्ट समय में रिवीजन करने के लिए। इसी प्रकार देखिए भौतिकी और रसायन के साथ अंतिम समय में देखेंगे या लास्ट में हम लोग जीव विज्ञान की भी चर्चा करते हैं। विज्ञान में महत्वपूर्ण चैप्टर है पहला जंतुओं का वर्गीकरण, इसमें 10 फाइलम है, इसमें से कुछ इंपोर्टेंट फाइलम को देखना है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे जंतु उत्तक में 4 प्रकार के उत्तक, उसमें खासकर आप देखेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में और संयोजी उत्तक को पढ़ लेना, जिसमें ब्लड के बारे में चर्चा करते हैं और नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा इंपोर्टेंट चैप्टर हमारा होता है मानव पोषण। मानव पोषण हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ये सब चीज की चर्चा करते हैं। ये सब भी आपको लास्ट समय में रिवीजन करना है। चौथा इंपोर्टेंट सेक्शन होता है मानव तंत्र। मानव तंत्र में आपको परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, फिर देखेंगे आपको यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, फिर देखेंगे आपको श्वसन तंत्र, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट तंत्र है। और लास्ट में इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, ये देखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न आते हैं। और लास्ट में मानव डिजीज, मानव रोग देखेंगे बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें कौन जीवाणु से, कौन विषाणु से, कौन कवक से होता है, ये लास्ट में मानव रोग को देख लेना है। और विविध में याद रखना है कुछ छोटे मोटे सेक्शन जनरली पूछे जाते हैं जो लेटेस्ट समय में घटनाक्रम में नए तरीके से खोज हुई है साइंस टेक से रिलेटेड, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक इसी प्रकार बॉटनी में देखेंगे तो यहाँ भी पादपों का वर्गीकरण करना है, पादपों कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक इसी पर पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, इस पादप उत्तक को दोनों भाग को देखना है। तीसरा पादपों में पोषण, यहाँ पर देखेंगे कितने एलिमेंट की जरूरत होती है पादप को ग्रो करने के लिए, वो एलिमेंट कौन कमी होने पर क्या रोग होगा वो देखना है। पादप आकारिकी में आपको जड़, तना और पत्ती, इसका मॉडिफिकेशन वाला टाइप देखना है, जिससे मॉडिफिकेशन वाले प्रश्न आते हैं। पादप हार्मोन 6 से 7 होते हैं, उन 6-7 हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं बस वो देखना है। और पादप रोग, कौन से पादप रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है, ये लास्ट समय में देखना है कि जिंक की कमी से क्या, मैग्नीशियम की कमी से क्या। और लास्ट में पादप कारिकी है, पादप कारिकी में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, इससे संबंधित बातें पढ़ी जाती है। और लास्ट में देखेंगे जो चीज छूट गए कभी मिसलेनियस के तौर पे, तो लास्ट में ये हमें पढ़ना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीजें आप देख लेंगे तो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जीव विज्ञान में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। उम्मीद करते हैं इतनी चीज का रिवीजन कीजिए, आपको बिल्कुल साइंस में लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित, पॉलिटी संबंधित, इकोनॉमी संबंधित हम लोग बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही।